आदाब, मेरा नाम है मोनी सनवर और आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी की खास पेशकश बेबाक मुनसिफ। दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि तेलंगाना के इशू पर आज के दिन खासकर कुछ गौर कर लिया जाए, और न सिर्फ गौर कर लिया जाए, तेलंगाना की राजनीति में अभी क्या चल रहा है। लोकसभा चुनाव का अब ऐलान हो चुका है, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर चुका है, 7 फेज़ में इलेक्शन होने हैं, तेलंगाना भी इसमें है। और बता दें कि अभी इसके लिए जो है कहीं ना कहीं पार्टियों की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। हालांकि जो चुनाव के ऐलान से पहले ही कई पार्टियों ने, जिसमें बीजेपी ने सबसे पहले अपने कैंडिडेट का, उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया था, कांग्रेस ने भी किया, बीआरएस ने भी कुछ किया, बीएसपी की तरफ से भी कुछ इसी तरह से देखने को उम्मीद की जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं बीएसपी के जो सुप्रीमो थे, यहाँ के तेलंगाना चीफ थे आरएस प्रवीण साहब, पूर्व आईपीएस अधिकारी, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। और बिल्कुल एक दिन पहले लोकसभा चुनाव का जब ऐलान होने वाला है, इस तरह से अगर किसी चीफ का, खासकर स्टेट प्रेसिडेंट का इस्तीफा होता है तो चीज़ें बहुत सारी सवाल खड़े कर देती हैं। अब इलेक्शन का आगाज़ हो गया है, आचार संहिता लागू हो गई है, किस तरह की क्या तैयारियां हैं, उस एक दिन की तैयारी से पहले सबसे ज़्यादा जो सुर्खियां बटोरी, वो बटोरी बीआरएस की लीडर के कविता ने। के कविता को ईडी पहुंचती है के कविता के घर, उनको जो उनसे बहुत सारे सवाल करती है, और सवाल करने के बाद आखिर में शाम में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक एक दिन पहले जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा है, उसी दिन उनको गिरफ्तार कर लेना, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है। और सवाल खड़े भी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं अगर अपोजिशन की हम माने, अपोजिशन के मुद्दों को माने, तो अपोजिशन का एक मुद्दा ये भी है कि ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है। जबकि अभी अमित शाह का एक दो दिन पहले हमने बयान सुना, उनका ये कहना था, और न सिर्फ अमित शाह बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि जो पहले जिस तरह से उनको कैद करके रखा गया था, हमने ईडी को और सीबीआई को वो आज़ादी दी है अपने काम करने के लिए। लेकिन कितने काम की आज़ादी है, ये अपोजिशन इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखता है। अपोजिशन का कहना है कि काम करने की आज़ादी नहीं है, सिर्फ अपोजिशन को परेशान करने की आज़ादी है। इस पर और कई मुद्दों पर आज चर्चा होगी, और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर श्रीनिवास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीनिवास साहब, आपका इस्तकबाल है। और हमारे साथ इरफान कादरी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। इरफान कादरी साहब, आपका भी इस्तकबाल है। और हमारे साथ सलाउद्दीन लोधी साहब हैं, बीआरएस के बहुत सीनियर लीडर हैं हमारे साथ, 2 बार चार मीनार की सीट से आप असेंबली का चुनाव लड़ चुके हैं। तो सलाउद्दीन लोधी साहब, आपका भी इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं सभी अपने प्रवक्ताओं से, और मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले श्रीनिवास साहब के पास। श्रीनिवास साहब, चुनाव का ऐलान हो चुका है, 7 फेज़ में चुनाव होने हैं, तेलंगाना में भी एक फेज़ में चुनाव होने हैं। किस तरह से इस पूरे प्रोग्राम को देखते हैं? क्या अब जो और नामों का ऐलान है वो जल्दी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वक्त तो बचा नहीं है। इलेक्शन कमीशन के हमने जो कल पीसी देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से, इलेक्शन कमीशन ने 1.5-2 महीने के अंदर सबको समेट कर रख दिया है। किस तरह से आप अपनी तैयारियों को देख रहे हैं? तेलंगाना में क्या अभी और कुछ देखने को मिलेगा? बहुत बहुत आदाब। और मेरे फेलो पैनलिस्ट, हमारे जो दोस्त जो बैठे हुए हैं स्टूडियो में, उनको वार्म बड़ा गर्म जोशी का आदाब। तो जी, आपके क्वेश्चन पे डायरेक्टली आता हूँ। ठीक है। जो फेजेस अनाउंस किए हैं हमारे इलेक्शन कमीशन ने, जी, उन्होंने बहुत साझे तौर पे बहुत ब्रेकडाउन करके बताया कि जो लॉजिस्टिकल इश्यूज होता है हर रीजन के हिसाब से, और उन्होंने हर रीजन के डीएम के साथ बैठ के, हर स्टेट के इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ के उन्होंने पूरा प्लानिंग किया है। और जिस तरह से वो जो मूवमेंट होता है ईवीएम्स का, सिक्योरिटी फोर्सेस का, सब मद्देनजर रखते हुए सबका प्लानिंग किया गया है, और इसीलिए ये 7 फेजेस में बांटा गया है। जी, जो कल के जो एक लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वो भी मैं भी देख रहा था। जी, और मैं समझता हूँ ये लॉजिस्टिकल इश्यू है, क्योंकि हमारा इतना बड़ा देश है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक, तो नदी नाले, पहाड़, बर्फ, रेगिस्तान, बहुत सारी चीजें तो आपको पार करने पड़ते हैं, उनको हमको ह्यूमन एंगल से भी देखना।
ठीक है, अब इन नदी को, नालों को, पहाड़ों को पार करने के लिए आपकी क्या हिकमत अमली है? किस तरह से तेलंगाना में इस चीज़ को आप हिकमत अमली को पूरी आजमाने जा रहे हैं? क्या कैंडिडेट्स जो रह गए हैं उनका ऐलान जल्दी हो जाएगा? क्या गठबंधन का कोई इरादा है? तीसरा लिस्ट जल्दी आएगा जी। गठबंधन तो यहाँ फिलहाल तो कोई आशा तो दिखता नहीं, जहां तक मैं दूर दूर देखता हूँ। सब खिलाड़ियों, जितने भी टीम है, सबको मैं बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। और दूसरा ये है कि हमारी तैयारी हर बार रहती है, क्योंकि अगर क्रिकेट के मामले में मैं बोलूँ जी, हम वर्ल्ड कप नहीं खेलते, हम रणजी ट्रॉफी भी खेलते हैं ताकि हम बैटिंग और प्रैक्टिस में रहे। तो हर बार हमारी तैयारी रहती है और उसके हिसाब से बूथ से लेकर हर जगह तक, नेता तक, हमारे पूरा सप्लाई चेन जो कहते हैं उसको, वो पूरी तरह रेडी रहता है। और आंकड़ों के हिसाब से और जमीनी हकीकत से हम जुड़े हुए हैं और जितना हमारा दम है उसके हिसाब से करते हैं। मैं तो इसमें एक बात जोड़ देता हूँ। आपने कहा कि रणजी ट्रॉफी भी खेलते हैं और वर्ल्ड कप भी खेलते हैं। मैं कहता हूँ कि आप तो गली क्रिकेट भी खेलते हैं, क्योंकि अगर मेयर का इलेक्शन भी होगा तो आप उसको उतनी सीरियस से लड़ते हैं बीजेपी। ठीक है, मैं इरफान कादरी से सवाल ले लेता हूँ। इरफान कादरी साहब, T20 पे ही अटक के रह जाएंगे कि बिल्कुल लास्ट टाइम पे सारी चीज़ें पूरी करेंगे और लास्ट टाइम पे जो है इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे, फिर जो है कहेंगे कि नहीं हम जनता के से सही से जुड़ नहीं पाए? ऐसा क्यों हो रहा है बार बार इतना? ये अब तो आपकी सरकार है तेलंगाना में, फिर उसके बावजूद इतनी लेट तैयारियां क्यों? अभी तक भी कैंडिडेट्स के नाम क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पूरी अपनी प्लानिंग लेके आ चुका है, आप क्यों इतने सुस्त हैं? देखिए मुनीष भाई, सुस्त नहीं है। जो T20 की बात की गई तो यहाँ पर जो है 10 साल के बाद इंशाल्लाह इस बार इंडिया जो है चैंपियन बनने के लिए रेडी है। जैसे ये चुनाव आ गए हैं, इस चुनाव के नतीजे में आप देखिए, जो जैसे ही लोकसभा के 7 फेज कंप्लीट होंगे तब आपको मालूम होगा कि मोदी जी जीतेंगे या फिर इंडिया जीतेगा। तो आपको यकीन के साथ मैं बता दूं कि लास्ट टाइम में जैसे मैंने आपको दावे के साथ कहा था, बीजेपी इंडिया, तो आप ऐसे कर रहे हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला हो। इंडिया अलायंस जो हमारा है, और इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया नहीं मोदी जी। आज इंडिया की मैं कोई दूसरा चेहरे की बात नहीं कर रही, सिर्फ मोदी 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 की बात आ रही है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब मोदी जी ने कहा कि अब की बार 400 पर, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि किस बुनियाद पे आप इलेक्शन लड़ेंगे। ईवीएम को लेकर आप इलेक्शन लड़े हैं तो फिर आप 400 क्या, आप 500 भी पार ला सकते हैं, 600 पार भी लाएंगे आप। वक्त ऐसा आएगा कि आप 700 पार भी लेंगे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने 600 करोड़ की आबादी बने उन्होंने कहा था, जबान फिसल गई थी। लेकिन इस बार उनका चुनाव में उनका मैनिफेस्टो क्या रहेगा? क्या राम मंदिर के ऊपर इशू लड़ेंगे, या फिर हिंदू मुसलमान के इशूज के ऊपर लड़ेंगे, या कब्रस्तान या फिर शमशान के नाम पर जो है इलेक्शन लड़ेंगे? लेकिन अगर सच्चाई मैं कहूँ, मोदी जी अगर सही तरीके से अगर डेवलपमेंट के इशूज पे आएंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि वो 100 के अंदर 100 के पार भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना 2 करोड़ नौकरियां उन्होंने दी साल की बात। अगर 10 साल में अगर उन्होंने अगर 2 करोड़ नौकरियां देते तो आज देश कहां से कहां होता था। 75 साल में जब 50 लाख करोड़ का खर्चा था, आज 150 करोड़ का खर्चा जो है ना और एक्स्ट्रा हमारे हिंदुस्तान के ऊपर बढ़ गया। 35 रुपए में पेट्रोल देने की बात की गई थी, आज 100 के पार चले गया। गैस 400 में देने की बात की गई थी, 1000 रुपये हो गया। तो ये डेवलपमेंट के ऊपर तो मोदी जी का कोई भी जो है ना इलेक्शन नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ मोदी मोदी मोदी, या तो राम मंदिर के इशूज पर, या तो हिंदू मुसलमान, या तो शमशान या कब्रस्तान के नाम पे इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन इंडिया अलायंस हमेशा से ने कहा कि मुद्दों की राजनीति किया है। चाहे राहुल गांधी जी, इस यात्रा में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी ने हमेशा ये कहा कि सरकार डेवलपमेंट के लिए क्या कर रही है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर मत जाइए, शिक्षा के ऊपर जाइए, हमें रोजगार चाहिए, हमें नौकरियां चाहिए। इसके ऊपर मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी आज तक 10 साल में आप तमाम मीडिया के साथ बैठकर कभी इंटरव्यू नहीं दिए, तो मोदी जी का आंकड़ा क्या है ये साफ तौर पर समझना चाहिए। तो आज हम कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया अलायंस ने एक खिलाड़ी की जो सेंचुरी पार कर सकता है, वैसे खिलाड़ियों को और बेहतरीन बॉलिंग डालने वाले खिलाड़ियों को लेकर ये चैंपियन की तरफ हम जाएंगे और 2024 के इलेक्शन में ये इंडिया अलायंस जो है चैंपियन ट्रॉफी जीतेगा जरूर। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं बाउंसर्स की बौछारें आपकी तरफ से होने वाली हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? बाउंसर भी आएंगे, विकेट भी गिरेंगे, काफी विकेटें गिराने का जो है दम रखती है इंडिया अलायंस। ठीक है, सलाउद्दीन लोधी साहब, मैं आऊँगा कुछ और टॉपिक्स पे कि कविता पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तैयारियाँ क्या हैं आपकी बीआरएस की? क्योंकि आपकी भी पार्टी के जो जितने बड़े नेता हैं, ज़्यादातर सलाउद्दीन लोधी साहब वो जो है कभी कांग्रेस का रुख कर रहे हैं, कभी बीजेपी का रुख कर रहे हैं,
किस तरह से इस सारी चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि क्या तैयारियां हैं, किस तरह से हम उम्मीद करें कि जो है बहुत जल्द आपकी जो है लिस्ट वो भी सामने आ जाएगी, आपके प्लेयर्स भी सारे सामने आ जाएंगे, क्योंकि आपने भी अपनी टीम का ऐलान नहीं किया है अभी, वर्ल्ड कप में तो आप भी जा रहे हैं खेलने के लिए। जी, सबसे पहले मुनीस भाई, मुंसिफ टीवी के नाजरीन को मेरा सलाम। और जैसा 18वीं लोकसभा का तमाम तारीखें आ चुकी हैं जी, तो हमको बेक वक्त नज़र डालनी चाहिए। 1951 और 52 के अंदर जी हिंदुस्तान की तारीख का सबसे लंबा पीरियड जो इलेक्शन का था वो हुआ था। ठीक है। उसके बाद ये दूसरी मर्तबा है 2024 के अंदर 44 दिन का लंबा पीरियड आया है। तो आज हिंदुस्तान, क्या सारी दुनिया तरक्की की तरफ रवां दवा हो गई है, मगर अफसोस कि हम इतना लंबा जो टाइम लिए 44 दिन का, ये हम पीछे, बहुत पीछे चले गए हैं, मैं ऐसा समझता हूँ। रही बात 1980 के अंदर जब ये इलेक्शन का अनाउंस हुआ तो सिर्फ 4 फेज के अंदर इलेक्शन हुए थे जी। आज 7 फेज का लिया, और ये 7 फेज के अंदर ये भी अफसोस की बात है कि बंगाल, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और जो है आपके यूपी के अंदर जी भी स्टेटों के अंदर 7 फेज के अंदर इलेक्शन हो रहा। ये बात सोचने वाली है, क्या एक स्टेट में एक वक्त में इलेक्शन नहीं हो सकता? मान लो यूपी के अंदर 80 सीटें हैं जी, तो हो सकता वहाँ 2 हिस्सों में 2 फेज में इलेक्शन होता। ठीक है। तो यहाँ पर यह सोचने वाली बात है कि इतना लंबा टाइम लेके एक स्टेट के अंदर, 3 स्टेट के अंदर 7 फेज में इलेक्शन हो रहे, ये भी कुछ बात ठीक समझ में नहीं आ रही। आज हम इतनी तरक्की याफ्ता मुल्क हो चुका है, दुनिया की तीसरी ताकत बनने जा रही है, लेकिन अफसोस कि हमारे पास क्या है, रूल ऑफ लॉ मेंटेन करने के लिए हमारे पास इंतज़ाम नहीं है। ये बात बड़ी सोचने वाली है। रही जो है ये बात बीआरएस पार्टी की तैयारियों की, तो बीआरएस पार्टी पूरी तरह तैयार है। आपसे नहीं, पहले इलेक्शन हारने के बाद, हम यहाँ पर सत्ता में हमारी जाने के बाद जब से हम तैयार है, और कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों ऐसे पार्टियां हैं हमारे पास के निकले हुए उम्मीदवारों को टिकट दे रहे। इससे ये जाहिर होता है कि उनके पास आज भी कैडर नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, हमारे निकले हुए पार्टी वालों को टिकट दिया जा रहा है। ये बात बड़ी सोचने वाली बात है। हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह कैडर बहुत मजबूत है, ग्राउंड से लेके अपर इलेक्शन कैंडिडेट तक का। अभी श्रीनिवास साहब बोले कि हम हर मैच खेलते, चाहे गली का हो या कहीं भी हो। मैं ये बात आपकी मानता हूँ श्रीनिवास साहब कि आप हर मैच क्रिकेट का खेलते हैं, लेकिन एम्पायर भी आप ही का होता है, ये बात भी आप समझ ले, हम भी समझते हैं। बस मेरी बात ये हो गया। आप ठीक है श्रीनिवास साहब, ये तो बोर्ड भी अब आपने खरीद लिया है, एम्पायर भी आपके हो गए हैं, इस तरह के इल्ज़ाम तो लगातार आप पे लग रहे हैं, कैसे इन इल्ज़ामों से पार पाएंगे? क्योंकि कल इलेक्शन कमिश्नर को हम सुन रहे थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को, तो उन्होंने कहा था ईवीएम पे, उन्होंने एक शायरी सुना दी थी। उन्होंने कहा था कि हर चीज़ का दोष हम पे नहीं मरना चाहिए, मतलब ये उनका लबोलुआब था पूरा इस तरह से। अब ईवीएम को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, अब अंपायर भी आप ही के हो गए हैं, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर पूरे आपके हो गए, कैसे इन सारी चीज़ों से पार पाएंगे इस इलेक्शन में? उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी कही भाई, वही ईवीएम से जब आप जीत जाते हैं वो तब तो दोष होता नहीं है। जब खुद की खता या किसी छोटे कारणवश की वजह से आप हारते हैं, वो दोष आप अपने पर नहीं लेते, वो ईवीएम में डाल देते हैं। बड़े मजेदार की बात है। तो अब तो अंपायर की बात भी आपकी हो रही है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आपके हो गए, लेकिन सवाल तो उठना चाहिए ना श्रीनिवास साहब, जस्ट इलेक्शन से कुछ दिन पहले अचानक से एक इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो रिजाइन दे देते हैं, जल्दी में 2 नए इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं, और फिर वो आते हैं और फिर चुनाव का ऐलान हो जाता है। क्या रीजन रहे होंगे? देखिए इलेक्शन कमिश्नर जितने डेमोक्रेटिकली अभी जो अपॉइंट हो रहे हैं अलॉन्ग विद द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उस टाइम पे कहाँ होते थे कांग्रेस के गवर्नमेंट? क्या हुआ, एक 15-20 साल पहले नजर फेर के देखिए। अब देखिए, अब हर बात में आपको उंगली उठाना है तो रात हो जाती है। अब हर चीज को आप नेगेटिविटी लेकर देखेंगे तो उसका कोई अंत नहीं है।
अगर कांग्रेस जो तेलंगाना में इतनी अच्छी मेजोरिटी लेके आए हैं, अब ये बोलेंगे कि ईवीएम बहुत अच्छा है। अब इसका भी कुछ तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए ना। यहाँ पे उनके ग्राउंड लेवल पे उन्होंने जो वादे किए उसको देख के लोगों ने वोट किया है, हकीकत है, और उसी पे वो जीते हैं। हमने तो कभी उसको दोष नहीं लगा भाई तुमने कुछ टैंपरिंग ये की है। ये सवाल मैं इरफान कादरी से जरूर लूंगा, लेकिन अभी हमारे सलाउद्दीन लोधी साहब एक सवाल उठा रहे थे। सवाल ये था कि पहले जो है कभी 7 फेज में इलेक्शन हुआ था, ये बहुत लंबे वक्त की बात हो गई है। अब दोबारा से फिर से 7 फेज में इलेक्शन कराना और लगभग 44-45 दिन आप कह रहे थे, 44 दिन का जो है 44 दिन के लिए इस इलेक्शन को वो कर देना। उन्होंने यूपी का भी जिक्र करा, उन्होंने कहा कि यूपी में जो है 80 सीटें हैं उसको 2 फेज में करा सकते थे, लेकिन 7 फेज में उसको इलेक्शन को टाला गया। बिहार में और बंगाल की भी बात किया जी। मैं एक ही बात बोलूंगा, ठीक है, आपके मुंह में घी शक्कर हमारे लोधी साहब के नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ वो मैं कारण बताता हूँ। हाँ मैं भी आज ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बीआरएस के नेता बोल रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। आप समझे कि नहीं? हम भी तो वही बोल रहे हैं। हाँ, कांग्रेस मना करती है तो 1 नेशन 1 इलेक्शन। हाँ, 90 करोड़ मतदाता हैं, 1.5 करोड़ पोलिंग स्टेशन ऑफिसर हैं हमारे पास में। ये इलेक्शन कमिश्नर का डाटा है जो उन्होंने कल दिया है, और लगभग 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल होना है इसमें, ये भी उन्होंने बताया। तो क्या रीजन रहे कि यूपी जैसे राज्यों में जहां पे 80 सीटें हैं उसको अलग अलग पार्ट में बांटना और सातों के सातों जो है चरण में उनका चुनाव कराना? देखिए, अगर आपने देखा होगा थोड़े सेंसिटिव बूथ्स हैं, थोड़े सेंसिटिव एरियाज हैं जहां पे आपका सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट का आवश्यकता ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल यूपी के थोड़े सेंसिटिव एरियाज में, थोड़े आपके वेस्ट बंगाल में, थोड़े आपके झारखंड छत्तीसगढ़ के एरिया में आपका सेंट्रल फोर्सेस की जरूरत पड़ती है, बिकॉज आपका लोकल फोर्सेस पे आपको प्रेशर बहुत पड़ता है। सो उसको मद्देनजर उसको देखते हुए आपको उस हिसाब से प्लानिंग करना चाहिए। अगर आपको ये अगर अपोजिशन वाले अगर एग्री करते हैं जैसा अभी प्रपोज है अंडर द फॉर्म ऑफ 1 नेशन 1 इलेक्शन का, मैं समझता हूं अगर सब सकारात्मक रूप लेके सब अपोजिशन वाले साथ में आए, और हमारे लोधी साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, हम सब मिलकर 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ जाए तो एक बार ही 5 साल में सब स्टेट्स का और जनरल इलेक्शन खत्म कर दें। ये भी तो अच्छी बात है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब 4 राज्यों के चुनाव तो है ना लोकसभा के साथ ही। सर 4 राज्य, यहाँ 4 राज्य की बात हो रही है, मगर लोधी साहब ने टेक्निकल पॉइंट अच्छा उठाया है, उसको एड्रेस करते हुए हमें पूरे देश का देखना, नॉट ओनली 1। ठीक है, इरफान कादरी साहब, ईवीएम पे देखो, वो कह रहे हैं कि ईवीएम पे तो आप लॉजिकली सवाल नहीं उठा सकते। जब आप यहाँ जीतते हैं तो चुनावी मुद्दे थे तेलंगाना के, तेलंगाना में आपने चुनावी मुद्दों को उठाया, उठाने के बाद आपने नहीं एक बार भी कहा कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ है। आप मुझे बताइए कि जब आसाम के इलेक्शन हुए थे जी, तो आपकी मीडिया वालों ने बताया था कि ईवीएम को किस तरह से चोरी करके लेके जाकर वोट डाला गया था, आपको याद होगा जी। तो कहाँ फिर वो सेव रहेगा फिर ईवीएम पर? इनके नेता जो है ना कई जगहों पर जीतते हैं, तो कैसे जीतते हैं वो उनको अच्छा पता मालूम है। जब मीडिया का एक एग्जिट पोल जब आ रहा था, मध्य प्रदेश का हो या राजस्थान का हो या फिर छत्तीसगढ़ का इलेक्शन का हो, तो आप लोगों ने तमाम लोगों ने 1 साइड से बताया था कांग्रेस पार्टी को जीतते हुए, और कांग्रेस पार्टी की जो इख्तिदार में जब आ रही थी तो काफी तादाद में बड़े बड़े लीडर्स भी कांग्रेस में आ रहे थे भाजपा को छोड़कर, और जब आखिरी तक जब बताया गया कि चुनाव के नतीजे आ रहे थे उस वक्त भी बताया गया था कांग्रेस जो है जीत रही थी। लेकिन आयन वक्त में पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है ईवीएम के अंदर कि आपको जो है ना, अभी रिसेंटली मैं बताता हूँ जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी की बात, हमारे तेलंगाना की बात बताता हूँ, कई जहाँ पर जो है ना सील ओपन थे, सील ओपन रखे गए थे, फॉर्म 13 जो है मैच नहीं हुआ गया था, लेकिन कहा गया कि नहीं इसी तरीके से ईवीएम रहेगा, इसी तरीके से आपको जो है ना इलेक्शन होना है। तो हुआ क्या था कि अजहरुद्दीन साहब हार गए। तो हम सवाल हमारा ये है कि ईवीएम को क्या हैक नहीं कर सकते, क्या ईवीएम को जो है ना आप उसकी सील ओपन नहीं कर सकते, क्या उसे तोड़ नहीं सकते? कि आज जो ईवीएम का इलेक्शन जो हो रहा है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हर जगह ऐसा कर रहे हैं आप, बाज़ जगहों पे आपको ये बताना भी पड़ता है कि तेलंगाना के अंदर आप कमज़ोर थे,
आज जो कांग्रेस ने यहाँ पे जीती है, एक बात उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है अपने वादों पे यहाँ जीती है, डेफिनेटली यहाँ पे वादों पे जीती है, लेकिन जहाँ पर 1-2 मुकाबला है, डायरेक्ट बीजेपी का मुकाबला है, वहाँ क्यों नहीं जीती, वहाँ क्यों हो रहे? तो यहाँ पर जो है ना, आप जो है ईवीएम का सहारा लेकर आप जीत अपनी तरफ बता रहे हैं। काफ़ी चीज़ें हैं सरकार, मैं ये बता दूँ। और रही बात 1 नेशन 1 कांग्रेस की बात कर रहे हैं, अब 7 फेज का इलेक्शन आप जो है लेके आए, 1 नेशन में अगर एक दिन में कहाँ से लाएंगे आप? आपको टेक्निकल चीज़ें नहीं मालूम है। मोदी जी जो मुंह पे आता है बोल देते हैं, उसके बाद खामोश बढ़ाते हैं। तो आप देखिए कि जो भी काम होता है कि आपको इलेक्शन में आप 7 फेज लाए हैं, तो ये चीज को भी हम नहीं कह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर क्या होना चाहिए, आपके पास आ रहा हूं जी। लेकिन 7 फेज पे लाए तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एम्प्लॉय की कमी है, ईवीएम की कमी है, काफी चीजों का मुश्किलात हमको होना पड़ता है। जैसा कि आपने कहा कि सेंसिटिव एरिया भी होते हैं, तो फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कहाँ से कर रहे हैं आप? तो देखना, बोलना और टेक्निकल चीजें जो बहुत काफी चीजें अलग अलग होती है। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा इतना प्यारा बना है कि आप अलग अलग राज्य में अलग अलग डेट पे इलेक्शन से, उस इलेक्शन के जरिए अलग अलग तरीके से जो है ना पार्टियां आती हैं और फिर हुकूमतों को जो चैलेंज करती है, फिर हुकूमत के साथ मायदा करती है, इस देश को आगे बढ़ाती है। तो ये हमारा संविधान जो है, खूबसूरत संविधान, इस तरीके का ही रहना चाहिए। ये मेरा ठीक है। श्रीनिवास साहब अपनी बात पूरी करें जी। देखिए, रामनाथ कोविंद साहब के अंडर वो कमेटी बनाई गई है, वो इंटरिम रिपोर्ट भी दी गई है, उसको वो रिपोर्ट को फुल तरह आने दीजिए। और ये अगर ये जो लॉजिस्टिक्स की जो बात करते हैं, उसका लॉजिस्टिक्स का भी समाधान निकल सकता है, क्योंकि आपका कॉस्ट सेविंग जो होता है स्टेट इलेक्शन और जनरल इलेक्शन साइमल्टेनियसली, उसका जो ये जो बेनिफिट जो दिखता है वो अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल स्टेट इलेक्शन करने से ज्यादा दिखता है। ठीक है, सलाउद्दीन लोधी साहब, मैं आपके पास आ जाता हूँ। लोधी साहब, बड़ा सवाल यहाँ पर अभी ये उठता है कि कहीं ना कहीं जो बीआरएस चीफ हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खामोश नज़र आ रहे हैं। उस जिस तरह से वो जाने जाते थे बेबाक तरीके से बोलने वाले, वो नहीं दिख रहा है। हालांकि केटीआर जो हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जगह लेते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या वाकई कुछ अंदरूनी कलह चल रही है कि लगातार लीडर्स जो हैं आपके छोड़कर जा रहे हैं, या वाकई आपकी ठीक है, आपने कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी जो है वो आपके गए हुए लीडर्स को जो है टिकट दे रही हैं, तो क्या आपके पास अब लीडर की कमी हो गई है क्या? देखिए, आपने पूछा हमारे केसीआर साहब के ताल्लुक से, तो मैं एक शेर बोलता हूँ, ठीक मुझसे पहले नहीं मर जाए नुजूमी मेरा, इसलिए हाथ दिखाने से डर लगता है। ठीक है। अब मैं अभी हमारे श्रीनिवास साहब हमारे भाई खादरी भाई जी अभी बातचीत कर रहे थे 1 नेशन 1 इलेक्शन बोल के, तो अगर ये 44 दिन यानी 1.5 महीने का इलेक्शन 7 फेज के अंदर, एक स्टेट में भी 7 फेज का इलेक्शन हो रहा, और अभी फॉर्मर हमारे प्रेसिडेंट कोविंद साहब, उनको वो कमेटी का चेयरमैन बना के उन्होंने रिपोर्ट पेश करे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। सबसे पहले तो मैं अफसोस जाहिर करूंगा कि हिंदुस्तान के सबसे बड़ी गरिमा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जो रिटायर्ड हो चुके हैं अपनी मियाद पूरी करने के बाद, उनको उस कमेटी का चेयरमैन बना के उनसे रिपोर्ट तलब की गई है। ये मैं इसके लिए अफसोस जाहिर करता हूँ। उससे बेहतर होता है कोई सोशल एक्टिविस्ट या रिटायर्ड जज या रिटायर्ड एमपीज या ऐसे लोगों को अगर लेके वो कमेटी बनाते तो बेहतर होता। उनकी गरिमा के हिसाब से ये ठीक नहीं है। 1 नेशन 1 इलेक्शन थ्योरी जो पेश करे हैं, वो अगर वो इलेक्शन अगर वैसा लागू करने का आपके पास सिस्टम है, तो क्या ये 1.5 महीने में ये इलेक्शन हो रहा, तो क्या वो 1.5 साल में इलेक्शन का शेड्यूल होगा 1 नेशन 1 इलेक्शन के अंदर? आप क्या उससे पैसा बचने की बात बता रहे हैं आप, तो क्या ये 7 फेज में इलेक्शन के अंदर पैसा बच रहा? क्या इसके अंदर ये पैसा इसके अंदर भी नहीं बच रहा। तो ये इलेक्शन के अंदर जो खर्च आएगा और ये इतना लंबा जा रहा, तो जो पब्लिक का, आवाम का जो सोच है कि ईवीएम मशीन क्या 44 दिन तक का स्ट्रांग रूम में रखी जाएगी, उसके बाद में महफूज रखने के बाद में क्या वो महफूज रहेंगे भी, ये शक व शुबा सारे हिंदुस्तान की आवाम को है। और दुनिया के बड़े वेल डेवलपमेंट सुपर ताकत अमेरिका के अंदर बैलेट पेपर पे होता, ऐसे कई कंट्रीज में इलेक्शन बैलेट पेपर पे होता। हम जब तीसरी बड़ी ताकत हिंदुस्तान सारी दुनिया में बनने जा रही है, तो क्यों बैलेट पेपर का डर है हुकूमत को? क्यों बैलेट पेपर से इलेक्शन नहीं कराते? आपको जब दावे से कह रहे हैं कि हम 400 पार 370, ये जो दावे से आप बोल रहे हैं, तो जब आपको इतना भरोसा है अपने ऊपर,
तो आप बैलेट पेपर से चुनाव करा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। आइंदा कभी कोई अपोजिशन या कोई अवाम इसकी आवाज ही नहीं उठाती। और ये याद रख लो श्रीनिवास साहब, ये इलेक्शन पार्टी के नाम पे इलेक्शन नहीं होने वाला है सारे हिंदुस्तान के अंदर। ये इलेक्शन अवाम लड़ेगी, अवाम खुद एक पार्टी बन के इलेक्शन लड़ेगी। उसमें डबल फिगर में भारतीय जनता पार्टी भी नहीं आएंगी, दूसरे पार्टियां भी कोई भी नहीं आने वाली है, कोई भी थर्ड ट्रिपल फिगर के अंदर। सब 200 के अंदर सिमटने वाली पार्टियां हैं। अवाम, क्योंकि ये इलेक्शन अवाम लड़ेगी खुद पार्टी बन के। और रही बीआरएस पार्टी मजबूत है, आगे भी रहेगी। आने वाले इलेक्शन में आपको मालूम हो जाएगा। और ये कविता को एक दिन पहले अरेस्ट करने का मतलब, जबकि 19 तारीख के दिन उनकी डेट थी, कोर्ट का ऑर्डर था कि उनके ऊपर सख्ती ज़्यादती ना की जाए, लेकिन अचानक एक दिन पहले मनसूबाबंद तरीके से, कई बार कांग्रेस के लीडर भी ये बात को चिल्ला कर बोलते रहे कि बीआरएस के क्या है, इनको कविता को अरेस्ट क्यों नहीं करते, इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस है। एक दिन पहले अरेस्ट करने का मतलब बीआरएस कांग्रेस साठ-गांठ यहाँ पर अंडर टेबल अलायंस करी हुई है, इसलिए उनको वो करे। बीआरएस पार्टी जी कुछ अल्फाज गलत, बीआरएस कांग्रेस आपने कहा, नहीं सॉरी गलत है, कांग्रेस और बीजेपी मिलके जो है, नहीं मैं अपने वो अल्फाज वापस ले रहा हूँ। पार्टी तरह मुकाबला करेगी बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों मिलकर मायदे के तहत ये कविता को अरेस्ट करे और ये इलेक्शन के अंदर दोनों मिलके लड़ेंगे। लेकिन बीआरएस पार्टी ये जो ये भी अवाम इलेक्शन लड़ेगी पार्टी बनकर, ये आपको आने वाला वक्त बता देगा। करेंगे तो क्या हमें फायदा होगा? हमें क्या फायदा होगा भाई? आपको बीजेपी ने आज आपको एक जिंदा करने के लिए जो है अरेस्ट करके आपको मौका दे रहे, आपको संपत्ति मिलने वाली है। आप इस चीज के ऊपर इलेक्शन लड़े, क्योंकि अभी जो है ना श्रीनिवास जी ने आपके मुंह में घी शक्कर दिया, अब आप उनको गुड़ दीजिए। ये देखिए जो बीजेपी और बीआरएस के लोग हैं, ये दोनों मिलकर आपस में पहले तो केसीआर साहब और मोदी साहब जो है इन्होंने कहा कि भाई पहले तो कहते थे कि भाई शाला पास होते थे, अब शाला पास होते थे। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जो है आप ही के अंदर डिबेट के अंदर यहाँ देखिए घी शक्कर और गुड़ बांटा जा रहा है। तो पहले तो मोदी जी और केसीआर सब शाला बांटते थे। साफ हो रहा है कि आपके इस इलेक्शन के अंदर बीआरएस पार्टी पूरी बात आ गई, बीजेपी पार्टी मैं आ रहा हूँ, लेकिन ये देखिए ये नजूमी मेरा, इसलिए हाथ दिखाने से डर लगता है। ठीक है, लेकिन ये वाला मुद्दा जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गंभीर है, इसमें इससे कोई दो राय नहीं है बिल्कुल भी, ना ही कोई सवाल उठाया जा सकता है। जस्ट एक दिन पहले श्रीनिवास साहब गिरफ्तारी करना कविता की, क्या वाकई बीआरएस को रिवाइव करने की एक वो है कि अगर इधर गिरफ्तार किया जाएगा तो कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट जो बीआरएस से है वो लोगों का बढ़ेगा? देखिए, मैं कल भी एक और नेशनल चैनल पे बात कर रहा था, मैंने भी एक ही चीज स्पष्ट किया है। देखिए, एजेंसीज इंडिपेंडेंट रहती है और उन पे कोई दबाव नहीं है, और ऊपर से उनके पास सब्सटेंशियल एविडेंसेस है, क्योंकि थोड़े लोग अप्रूवर बन चुके हैं, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है और उसके तहत वो ईडी ने अपनी कार्रवाई किया। और ईडी ने कल कोर्ट में अच्छी तरह बोल दिया है, उन्होंने बस ओरल अश्योरेंस दिया था, कोई रिटर्न नहीं दिया था। नहीं श्रीनिवास साहब, सवाल ये नहीं है, हम आपकी ये बात को मानते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी के खिलाफ केस चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल है श्रीनिवास साहब। यहाँ पे ये सवाल जो है ये टाइमिंग को लेकर है। बिल्कुल 3 बजे अनाउंसमेंट हो रहा है, तभी आप जो है गिरफ्तारी करवा लेते हैं शाम में और लेकर चले जाते हैं दिल्ली हैदराबाद से। सवाल तो उठते हैं ना बिल्कुल इलेक्शन के एंड मोमेंट पे वो करना। देखिए, टाइमिंग उनका काम करने का जरिया, उनका जो डेली शेड्यूल हम डिक्टेट नहीं करते, दे आर इंडिपेंडेंट एजेंसीज, हम उनमें कोई दखल अंदाजी नहीं करते। अलबत्ता हमारे जो अपोजिशन के जो मित्र हैं वो हमारे पे हर बार यही इल्जाम लगाते हैं कि हम ही उनको डिक्टेट कर रहे हैं, वो गलत है वो बात। वो प्रोफेशनल पीपल है, प्रोफेशनल एजेंसीज है, वो अपना काम कर रही है, करने दीजिए। ठीक है, आसाम के जो चीफ मिनिस्टर है जी, उन्हीं के ऊपर भी जो है ईडी रेड क्यों नहीं होती? ऐसा कौन सा मैं बोल करते बताइए आप। मैं बोलता हूं लिस्ट देता हूं लीडर्स की जिसके ऊपर ईडी रेड होना चाहिए था। कई स्कैम्स इन्वॉल्व है, फिर आप क्यों उसके ऊपर नहीं आते?
बीजेपी में जैसे ज्वाइन करते हैं, तो जैसे कि पुराना हम लोग कहते थे कि ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन आपके पास मौजूद है जो आपके पास आते हैं कि वो जो है ना देश के चहीते बन जाते हैं, मोदी जी के चहीते बन जाते हैं, ईडी उनके ऊपर रेड नहीं करती। कौन सा ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जनाब, जरा बताइए तो सही हमारे बीआरएस पार्टी के लीडर्स को भी, ताकि उन्होंने भी जो है वो फार्मूला इस्तेमाल करके कविता जी को बचा सके। आखिर ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें ईडी आपके नेताओं पे रेड क्यों नहीं मारती? आसाम के चीफ मिनिस्टर के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होती, जरा मुझे बताइए। कितने बड़े बड़े स्कैम्स उनके ऊपर है। जय श्रीनिवास साहब, हमारे, अगर आपने एक कॉन्क्लेव देखा होगा, माननीय अमित शाह जी ने परसों एक दिल्ली में कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें एक जज है एक स्टेटमेंट दिया है, वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। उन्होंने यही बोला है सब पे ईडी केस है, कोई बंद नहीं हुआ है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आंसर है उनको आंसर करना पड़ेगा। दे हैव टू, मतलब ये तो श्रीनिवास साहब ऐसी बात हो गई कि अगर अमित शाह जी ने अगर कह रहे हैं, तो अगर अमित शाह जी की बात को अगर मैं मान लूं, तो फिर ईडी उनको क्यों नहीं सजा दी? आम आदमी पार्टी के ऑफिस पे कई मरतबा जो है ना रेड होते हैं, अरविंद केजरीवाल को बुलाया जाता है, मनीष सिसोदिया जी अंदर जेल में हैं, संजय जी जेल में हैं, उनको तो कैद किया गया। आपके बीजेपी के लीडर क्यों बजाते हैं, जरा बताइए। स्कैम में कोर्ट का स्टेटमेंट है, पढ़िए। अरे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपके अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और होगी, पेंडिंग फाइल है, तो उनके ऊपर क्यों जांच नहीं करवाते? मैं उनसे वो पूछना चाह रहा हूँ आपसे। और जो अप्रूवर बने हैं उनका भी स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए प्लीज, बाद में बात करते हैं। मेरा सवाल आप नहीं समझ रहे। मैं ये सवाल कर रहा हूं कि अगर मान लो सिसोदिया जी के ऊपर एक्शन होता है, संजय सिंह जी के ऊपर एक्शन होता है, लेकिन अभी आपने कहा कि अमित शाह जी के पास एक लिस्ट है, उन पेंडिंग लिस्ट है, उस पर भी जो है ना उनको जवाबदारी देनी चाहिए, तो क्यों उन बीजेपी लीडरों के ऊपर एक्शन नहीं होता? मेरा सवाल ये है आपसे। मैंने अमित शाह जी का स्टेटमेंट बताया, जिसमें केस खुला है, चल रहा है, जिसपे हमारा पार्टी। मैं आता हूं इस सवाल पे, मैं आता हूं। इरफान कादरी, आप भी समझे इस चीज को और हमारे श्रीनिवास साहब भी समझे। मैं भी वो स्टेटमेंट देख रहा था अमित शाह जी का, उन्होंने कहा कि किसी के खिलाफ कोई केस बंद नहीं हुआ है, जिसके खिलाफ केस था उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये उठ जाता है श्रीनिवास साहब कि वो कार्रवाई जो है, क्या वो वाकई दबा के इसलिए रखी गई है कि अगर ये कल को हमारी पार्टी से थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो फिर इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे? क्योंकि अगर वाकई वो पार्टी में आ जाता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जमानत भी इजीली मिल जा रही है। बीजेपी के लीडर बताइए मुझे, एक बीजेपी का लीडर बताइए जिसके ऊपर कार्रवाई हुई। अगर हमारे जो अलायंस आती है उनके पास, संजय रावत जी के, मैं कहाँ का आपको एग्जांपल तो बता देता हूँ। आप मुझे एक एग्जांपल दीजिए जहां पर बीजेपी के लीडर के ऊपर एक्शन हुआ। क्यों पेंडिंग रखी गई साहब? कि जो करप्ट करा है वो तो करप्ट करा है ना। अमित शाह जी भी कह रहे हैं ना, जो सजा का हकदार होगा सजा का हकदार ही होगा। उसे पेंडिंग रख के आप अपने पास फाइल जो है अपने कैबिन में रखना, इसका मतलब क्या है? कि यही जो अभी आप एंकर साहब जो कह रहे हैं कि भाई बाद में फिर उन्हें सताया जाएगा, क्या ऐसा तो नहीं? आधी अधूरी बात सुन के ठीक है श्रीनिवास साहब, आप बात पूरी करें इस मामले पे, फिर मैं लोधी साहब से सवाल। सुनिए, अमित शाह साहब ने उसका एक अलग से एक बात भी बोला है जी, जो हमारी न्याय प्रणाली है उसमें तारीख पे तारीख चलता है। अभी इसीलिए जो अभी नया लॉ जो पास हुआ है, स्टार्ट टू फिनिश विद इन 3 इयर्स, आपको सीधा जजमेंट आएगा। इसमें क्या गलत बोला? यानी कि हम मान लें कि जितने भी केस हैं पेंडिंग हैं वो जल्दी पूरे भी हो जाएंगे, ये लोग भी गिरफ्तार हो सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं ना हम लोग? लेकिन के कविता की गिरफ्तारी का टाइमिंग पे तो सवाल उठने चाहिए ना श्रीनिवास साहब। ये जब उसी केस में ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तारी करने में कोई देरी नहीं करी, उसी केस में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तारी करने में कोई देर नहीं की, 9 समन जो है केजरीवाल को भेजे जा चुके हैं, लेकिन के कविता को गिरफ्तारी करने पे तलवार लटक रही थी। हम इस चीज से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन तलवार लटक रही थी और तलवार लटकते लटकते बिल्कुल एंड मोमेंट पे पहुंची और जब चुनाव का ऐलान हो रहा है तभी उनको गिरफ्तारी हो जाती है। देखिए, जब ईडी अपना काम करती है, अपना प्रोफेशनल लेवल से काम करती है, जो जिस हिसाब से वो एविडेंसेस पेश किया है कोर्ट में, मैं भी कन्विंस हूँ, क्योंकि मुझे पूरा कॉन्वर्सेशन देख रहा था जो ऑनलाइन आ रहा था, जब रोज कोर्ट एवेन्यू में जब बात चल रही थी, दोनों पक्षों से जब बात जो चल रहा था, मैंने ये भी देखा था कि उनके पास सफिशिएंट एडवांस एविडेंसेस जो उन्होंने इकट्ठे करने में थोड़ा टाइम लगता है, कोलैबोरेट करने में टाइम लगता है, जो मनी ट्रेल जो होता है उसको कोलैबोरेट करने में टाइम लगता है, सब में थोड़ा समय लगता है सर।
तब जाके आपका एक पकड़बंदी एक पूरा फाइल तैयार होता है। ठीक है, उसके हिसाब से उन्होंने जो टाइम निकाला उसमें है। समय तो 2-3 महीने का लगेगा, और 2-3 महीने में जैसे सरकार आएगी। लोधी साहब, आप कैसे देख रहे हैं? बाकी क्या आपकी पार्टी को परेशान करने के इरादे से इस गिरफ्तारी को किया गया है, या बाकी केस में कुछ है जिसके बेस पे ये गिरफ्तारी की जा रही है? नहीं, अभी जैसा श्रीनिवास साहब ने जी अमित शाह जी का हवाला दिया कि उन्होंने कहा कि किसी का केस बंद नहीं हुआ। ठीक है, ये बात की मैं वेलकम करता हूँ। तो अब मैं ये आपसे श्रीनिवास साहब, आपके जरिए मैं ये समझता हूँ, मुंसिफ टीवी के जरिए पीएम ऑफिस तक का अमित शाह जी तक मेरी बात जा रही होगी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या सीएम असम के ऊपर भी केस था, अजीत पवार के ऊपर भी केस था, तो क्या वो लोग अभी पेरोल पे है? आप लोग छोड़े हुए क्या उनको? एक बात। दूसरी बात, ये जो अब ईडी के जितने भी लोग अंदर हुए हैं, क्या उनको भी इन्हीं की तरह पेरोल पे छोड़ा जाएगा? मनीष सिसोदिया जी है, और आम पार्टी, कई एक पार्टी, जितने भी आपकी अपोजिशन पार्टी है, क्या उनको भी इलेक्शन के लिए छोड़ा जाएगा क्या? एक बात आपको इसी जिमन में ये कहना चाहता हूँ मैं कि ईडी जो इक़दाम अब कर रही है, जो उसका रोल है, क्या ये ट्रांसपेरेंट है? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। इसके बाद फिर मैं दूसरे पॉइंट पे बात करूंगा। ठीक है श्रीनिवास साहब, इसको कम लफ्जों में अपनी बात पूरी करें जी। ईडी पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है, प्रोफेशनल एजेंसी है, हम उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करते, पहली बात। ठीक दूसरी है। बात, हाँ। जिस पे केस खुला है वो कंक्लूजन, अपने कंक्लूजन पे जाएगा। इवन आपके जो बड़े लीडर्स हैं जिनके नाम है और जो बीजेपी ज्वाइन किए, अमित शाह साहब ने बहुत स्पष्ट लफ्जों में बोल चुके हैं, केसेस कोई बंद नहीं हुआ है, दे हैव टू कम क्लीन ऑन दिस। ठीक है, मतलब इसका श्रीनिवास साहब, इसका क्या ये मतलब निकाला जाए कि जब उनका रोल पूरा हो जाएगा, जिस रोल को अदा करने के लिए वो आए हैं, फिर उनके ऊपर फिर से ये ईडी की कार्रवाई शुरू हो जाएगी? देखिए, ये एक लेवल, एक पॉलिटिकल वे ऑफ लुकिंग एट इट है। मैं इस पे अभी फिलहाल कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जो एलिगेशंस है वो कोर्ट ऑफ लॉ में निकलने बाहर आने दीजिए। ठीक है। इरफान कादरी साहब, फॉर्मर बीजेपी एमपी एपी जितेंद्र रेड्डी कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और उनको एकदम से बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। क्या रेड्डी कम्युनिटी को लुभाने की फिर से एक कोशिश है, जैसे कि हमने विधानसभा चुनावों में देखा था? ये वाकई जो है कुछ और प्लान चल रहा है कांग्रेस के दिमाग में तेलंगाना को लेकर? खासकर क्या तैयारियां हैं? एपी जितेंद्र रेड्डी से बीजेपी के लीडर नहीं थे, आप उससे पहले वो टीडीपी के लीडर भी थे और बीआरएस में गए थे, जहाँ तक मुझे याद है। बीआरएस पार्टी के बाद जो है वो गए थे। लेकिन हाँ, इतने तजुर्बे का लीडर है जितेंद्र जी। एमपी तो वो बीजेपी से ही रहे, एमपी थे, और काफी उनका एक लंबा सफर रहा। चाहे तेलुगुदेशम में उस टाइम पे उनका जो लेवल था, चंद्रबाबू नायडू जी के साथ उनका जो ताल्लुकात थे, और हुकूमत किस तरह से चलनी चाहिए, कैसे उनकी एडवाइस ही इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। और बीआरएस पार्टी में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया था। लेकिन आज जो है उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है, ये उनके तजुर्बेकार को देखते हुए दिल्ली के लिए रिप्रेजेंटेट किया गया है तेलंगाना सरकार की तरफ से। और मैं समझता हूँ कि ये रेड्डी कम्युनिटीज़ के नाम पे नहीं हो रहा है। आप देखिए, जो भी हम जिसको भी दे रहे हैं, जो उनकी ओहदा जो भी जिसके भी लेवल पे दे रहे हैं, तो वो उनकी जिम्मेदारी वो बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं और तेलंगाना के फ्यूचर को जो है ना, तेलंगाना का फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। इसलिए जो है उन्हें दिया जा रहा है, ना कि रेड्डी SC ST BC इस पर नहीं दिया जा रहा है। उनका काम के नतीजे पर उनको जो है वो पोस्ट दिया गया, और हम तमाम कांग्रेसी खुश है, बहैसियत मुसलमान मैं भी खुश हूँ। लेकिन सवाल ये नहीं उठता है क्या कि पुराने जो लगातार कांग्रेस से लिए काम करते आ रहे हैं, ऐसे वक्त में भी कांग्रेस में रहे जब बीआरएस की सरकार थी, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी कांग्रेस के लिए, वो लोग तब भी कांग्रेस से जुड़े रहे। अब एक लीडर आते हैं, एकदम से ज्वाइन करते हैं, एकदम से बड़ी जिम्मेदारी कोई इलेक्शन, किसी को इलेक्शन, कुछ ऐसे लीडर्स हैं हमारे पास जो अच्छे काफी तजुर्बेकार हैं, लेकिन वो अभी मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि लिस्ट में आने वाले हैं और उनको जो है ना इलेक्शन लड़ना है। तो हर आदमी एक ही जिम्मेदारी नहीं निभा सकता है, तो हर किसी को अलग अलग जिम्मेदारी देना चाहिए। और हुकूमत का सही रिप्रेजेंटेटिव अगर आपको दिल्ली में रहेगा तो ये हुकूमत को जो है ना चलाने में आसानी होगी। तो जितेंद्र जी बहुत काफ़ी तजुर्बेकार है। हमने किसी और लीडर का भी नाम सोचा था, लेकिन वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, मैं उनका नाम डिक्लेयर नहीं करना चाह रहा हूँ।
वो इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। क्या टिकट तो मिलेगा उनको जिसको जो इलेक्शन के लिए जो कॉन्टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो तजुर्बेकार लीडर्स है, तो उनको जो है हमने सोचा कि लोकसभा के लिए उनका नाम रखें। तो वो वैसे लीडर्स को हमने लोकसभा की इलेक्शन की जिम्मेदारी दी, और ऐसे जो तजुर्बेकार इलेक्शन जो है, जो लड़ना नहीं चाह रहे हैं इलेक्शन, उनको जो है ना रिप्रेजेंटेटिव बना के रखा गया है। ठीक है श्रीनिवास साहब, एक दौर चल रहा है जहां पर बीआरएस के बड़े बड़े लीडर आपके पास आए, आपने उनको फौरन टिकट दे दिया। सवाल कांग्रेस से भी यही था, का सवाल आपसे भी यही है। अब एपी जितेंद्र रेड्डी जो हैं वो जाते हैं कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, फॉर्मर एमपी हैं, आपकी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। क्या वाकई एक बीजेपी के लिए झटका है इलेक्शन से पहले? सर, इससे पहले हमारे कांग्रेस के मित्र ने कुछ बताया था। मैं आज कॉर्पोरेशंस का लिस्ट देख रहा था, 37 में से 11 रेड्डी नॉमिनेशंस है, 3 मुस्लिम नॉमिनेशंस। जो वादा किया था इलेक्शन के टाइम में मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा मिलेगा, वो सोचने की बात है। वो साइड में रखूं, जितेंद्र रेड्डी साहब के पास आता हूं। ठीक है। पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स चलता रहता है। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज इन पॉलिटिक्स। अब जिसका जहां पे पर्सनल एस्पिरेशंस है, जहां पे उनको लगता है कि दूसरे पे जाते हैं, दूसरे पार्टी में उनको अच्छा मिलेगा, उनका परसेप्शन है, दे मूव ऑन। और एंड हर कोई हर किसी से अच्छा ताल्लुकात रखता है अक्रॉस ऑल द पार्टी लाइंस, एंड दैट इज देयर पर्सनल विश। मैं यही बोलूंगा। ठीक है, मतलब आप नहीं मानते कि ये बड़ा झटका है बीजेपी के लिए चुनाव से पहले? श्रीनिवास साहब, बड़ा सवाल तो यहाँ पर इसलिए उठ जाता है ना कि ठीक है, चुनाव से पहले अदला बदली का दौर हमने देखा है, इसमें कोई वो नहीं है, और हर पार्टी में इस तरह से होता रहता है। आपकी पार्टी में भी हुआ, कांग्रेस में भी हुआ, कोई भी इससे अछूता नहीं रहा। बीआरएस भी अछूती नहीं है इससे। अब बीआरएस में भी बहुत सारे लीडर ज्वाइन करते हैं जब जिनको उम्मीद लग जाती है कि नहीं ठीक है, अगर बीजेपी में टिकट नहीं मिला तो बीआरएस में टिकट मिल जाएगा, बीआरएस में नहीं मिला तो कांग्रेस में मिल जाएगा। इस तरह की अदला बदली चल जाती है। लेकिन एक सीनियर लीडर का जाना, जब वाकई एक कैडर की जरूरत होती है, श्रीनिवास साहब। नहीं, देखिए माइग्रेशन होता है तो एट द टॉप लेवल में ही होता है, जिनके साथ वो कैडर जाती है। अब थोड़े बड़े लोग तेलंगाना बीआरएस से हमारे पास आए हैं, हमारे से थोड़े कांग्रेस में गए हैं। ये सर्कुलर मोशन तो चलता ही रहेगा। मैं इसको कोई नेगेटिव में नहीं देखता। इसको मैं ऑलवेज आई लुक इनटू अ रीअलाइनमेंट ऑफ द अलाइनमेंट एंड द रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिकल एस्पिरेशन एट अ पर्सनल लेवल। ओके, सलाउद्दीन लोधी साहब, बदलाव का दौर तो लगातार आपके पास भी चल रहा है। क्या वाकई अगर के कविता को अरेस्ट किया गया है जिस तरीके से, तो क्या वो चुनाव लड़ेंगी? इस पर अब एक शक की सुई पैदा हो गई है, और एक शक पैदा हो गया है कि क्या कविता चुनाव लड़ेंगी, और अगर नहीं लड़ेंगी तो क्या वाकई उनके बदले में किसी एक उम्मीदवार का नाम आपने सोचा हुआ है? देखिए, उनको अरेस्ट करने से पहले ये बात वाजे हो चुकी थी कि कविता मैडम इलेक्शन पार्लियामेंट का नहीं लड़ेंगी, क्योंकि वो एमएलसी हैं। ये पहले ही बात वाजे हो चुकी थी। लेकिन इस तरह की खबरें आ रही थी कि वो जो है लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। नहीं, वो पहले बोल चुकी है, वो अनाउंस भी हो चुका है, प्रेस मीडिया में आ गया है। तो वो तो पहले से नहीं थी। वो अब इलेक्शन के डर से या इलेक्शन के लालच में तो ये सब नहीं है कुछ भी। अलबत्ता आपने जितेंद्र रेड्डी के बारे में पूछा भारतीय जनता पार्टी से। हाँ, वो बीआरएस के लिए लीडर थे जी। उन्होंने इधर आगे बोल के आप ये देखिए कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी खास करके हमारी रियासत में कितनी कमजोर है वो दोनों पार्टियां, कि दूसरों के आए हुए वालों को तश्तरी में सजाकर टिकट दिया जा रहा है। और अभी श्रीनिवास भाई ने अभी जो बताया कि यहाँ पर कारपोरेशनों के अंदर रेड्डी कम्युनिटी को ज्यादा परोसा गया। ये बात जहन में रखिए, रेड्डी कम्युनिटी को ज्यादा परोसा गया, मुसलमानों को उनके तनासुब से नहीं दिया गया है। और अफसोस शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को भी, उनको भी रमजान का दौर चल रहा है, वैसे भी उनको भी एक ही पोस्ट दिया गया, क्योंकि रेवंत रेड्डी साहब जो है रेड्डी कम्युनिटी से आते हैं। और खास करके अगर बीजेपी से या आरएसएस से जुड़े हुए अगर कोई लोग हैं तो उनको हार्ट से, दिल से उनको वेलकम करेंगे, क्योंकि वो भी एबीवीपी के से यहाँ तक आईएसओ है। देखिए, अगर हम बात करें तो देखिए, चाहे वो केसीआर हो चाहे वो रेवंत रेड्डी हो, है तो दोनों एक ही गुरु के दो चेले। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना आपको कि वो जो है टीडीपी से दोनों निकल कर आए हैं, उन्होंने अलग अलग। अरे इनके जो गुरु है जी, वो गुरु असल कांग्रेस के भी थे, वो भी तो याद कीजिए आप। हाँ, असल जो थे ना इनके गुरु, वो तो कांग्रेस ही थे। वो असल स्कूल
असल स्कूल तो कांग्रेस का। हाँ, वही स्कूल तो एक है, उसकी ब्रांचेस है अलग अलग हो गई हैं और अलग अलग उन्होंने अपनी शाखाएं खोली हैं। मोनीश भाई, मैं ये तमाम ये बातों का एक अब देखिए ना, मैं आपको एक मिनट के लिए रोक रहा हूँ। बीजेपी का नारा था 2014 में कि हम जो है वो कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन अब फिलहाल बीजेपी नजर डालें तो कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है। बहुत सारे कांग्रेस के लीडर जो है वो बीजेपी में आ गए। खैर, आप अपनी बात पूरी कीजिए श्रीनिवास साहब। जी श्रीनिवास साहब, आप बात पूरी कर रहे थे अपनी, आप बात पूरी कर दीजिए। जी लोधी साहब माफी चाहूंगा सलाउद्दीन लोधी साहब जी। 400 से ज्यादा इलेक्टेड नुमाइंदे, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में हिंदुस्तान में गए, किसी और पार्टी में नहीं गए। अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई इतनी ताकतवर है तो दूसरों को क्यों जो है वेलकम करके टिकट देती है या उनका समर्थन लेती है, या जो है उनकी हुकूमतें दूसरी अपोजिशन की गिरा के अपनी हुकूमतें बनवाती है। अगर वाकई तुम ताकतवर है तो तुम दूसरों को टिकट क्यों देते, दूसरों को लेके क्यों आते हैं? मैं यहाँ पे एक चीज करना चाहूंगा कि सवाल ये उठता है हमारे सलाउद्दीन लोधी साहब कि हालांकि शायद श्रीनिवास साहब इस बात को ना माने, लेकिन कोई भी पार्टी क्यों ना हो, बहुत सारी जगह पे वो पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। जैसे कहा जाता है कि साउथ में जो है वो बीजेपी कमजोर है, तो अगर बीजेपी मान लीजिए किसी कमजोर जगह पे कमजोर है, वहां पर किसी ऐसे लीडर को लेके आती हैं जो मजबूत हैं, तो उसमें क्या क्या हर्ज है? मतलब अब वो तो दोनों के आपस में जो क्या कहते हैं मफाद मिल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है फिर इसमें? चलिए, साउथ को छोड़ते हुए जी आप दूसरे एरिया के अंदर आप देख लीजिए जी, वहां पर कितने कांग्रेस के आए हुए हैं। ये कांग्रेस के आए हुए हो या शिवसेना के आए हुए हो या और कोई अदर पार्टीज के हो, कांग्रेस सबको जो है ये कांग्रेस पार्टी से आए हुए हो सबको जो है भारतीय जनता पार्टी अपना लिए। आपने 400 से ज्यादा नुमाइंदे हैं जो भारतीय जनता पार्टी उनको अपना लिया। इरफान कादरी आप पे इल्जाम लगा रहे थे, आपने भी तो यही किया था ना सरकार बनने के बाद, पूरी की पूरी कांग्रेस को आप ले गए थे। 2014 में जैसे अलहदा तेलंगाना हुआ, तिंगला श्रीनिवास यादव कहाँ के थे जरा बताइए जी। नागेंद्र जी अभी जो वापस अब कांग्रेस में आए हैं, घर वापसी हुई है आज, तो वो कहाँ से थे वो बताइए। ये जो लीडरशिप जितने लीडर्स हैं, इनके पास जितने भी लीडर्स थे 80% इनकी बीआरएस पार्टी जो लीडर थी वो सिर्फ बीआरएस में जितने आए थे वो कांग्रेस से और टीडीपी से आए थे। कभी नहीं बदलते। हमने जब तो नहीं कहा वो लोग जो हमारे लीडर्स आ रहे थे। मैं आपसे जवाब लूंगा, पहले आप लोगों ने जब हमारे से भी कहा था कि भाई आपकी बीजेपी कांग्रेस के लीडर्स जा रहे हैं, तो मैं बोला ठीक है, जाना और आना चलता रहता है, लेकिन हम इस चीज को ज्यादा सीरियस लिए नहीं। कांग्रेस वापस आई तो आपके लीडर्स कहाँ हैं वो देखिए। तो इसमें जो है ना आना जाने की बात नहीं है, लेकिन हाँ आप जब हमारे पर इल्जाम लगा रहे थे 2014 और 2018 में जब कांग्रेस के लीडर्स अब आपके पास आ रहे थे, 18-19 लीडर्स आपके पास, आपने उनको मिनिस्ट्री दिया, स्वागत किया, क्यों किया भाई? जब आप नहीं लेना चाहिए था, जब आपके पास 75 एमएलए आपके पास ऑलरेडी थे, सरकार मजबूत थी, तो आप कांग्रेस के एमएलए को बुलाकर क्यों उनको जो है ना केक दे रहे थे, मिनिस्ट्री दे रहे थे, वो बताइए जी। ठीक है इरफान भाई, आप ये बताओ, अगर 2014 के अंदर कांग्रेस के लोगों को हम बुलाए, क्या वो सही था या गलत था? मैं ये नहीं बोल रहा था गलत और सही नहीं, अभी पॉलिटिक्स में सही गलत की क्या बात कर रहे हैं? मैं आऊंगा श्रीनिवास साहब, अभी आना और जाना हर पॉलिटिकल पार्टी में चल रहा है, हर पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी पर वही जाते हैं। अब आप कहेंगे कि कांग्रेस के अंदर आप अगर बीआरएस पार्टी के अंदर लोग नहीं है, आप एडमिट करते हैं, उससे बड़ी गलती तो आप कर रहे हैं। सरकार, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जो है ना गलत था सही था, मैं बोल रहा हूँ कि आना और जाना पॉलिटिकल पार्टीज में चलता है, मैं इसमें इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ये बात गौर कीजिए कि आपने आते ही उन्हें मिनिस्ट्री क्यों दिया, मैं इसमें भी नहीं बोल रहा। ठीक है, अब एक और बड़े लीडर, मैं तीनों से ही ये सवाल लूंगा, एक और बड़े लीडर जो हैं वो अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं, कौन कौन वेलकम करने वाले हैं अब ये भी थोड़ा सा बता दीजिए। आरएस परवीन ने अपनी पार्टी छोड़ दी है, बीएसपी से रिजाइन दे दिया है। अभी आरएस परवीन ने ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन पीछे की हकीकत वही जानते हैं, कहा जा रहा था कि आरएस परवीन ने बीआरएस और बीएसपी के गठबंधन में अहम रोल अदा किया था, लेकिन क्या रीजन है श्रीनिवास साहब? अगर आरएस परवीन जैसे आईपीएस अधिकारी आपके पास आते हैं तो क्या टिकट देगी बीजेपी उनको? श्रीनिवास साहब, उत्तर प्रदेश के एक मुहावरा यूज करके मैं जो पिछला डिस्कशन हुआ उसको मैं बोलना चाहूंगा, रघुकुल रीत सदा चली आए, लीडर आएंगे लीडर जाएंगे। ठीक है,
सो RS प्रवीण साहब का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, पूरा उनका कितना 5 मिनट का बाइट था। वो कुछ मेरे पे प्रेशर पड़ा, ऊपर से बहन जी के ऊपर प्रेशर मारा गया बीजेपी वालों ने, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे कि मेरे को ये कविता जी को अरेस्ट कर दिया ताकि ये अब मेरा गठबंधन तोड़ दो, मैं बड़ा प्रिंसिपल वाला, सो ऑन सो फोर्थ। नहीं, लेकिन गिरफ्तारी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सीधे RS प्रवीण साहब के रेजिग्नेशन की बात कर रहा हूं। वो भी ऐसे टाइम में आना कि जस्ट एक दिन पहले चुनाव का ऐलान है, उसी टाइम पे उनका रेजिग्नेशन आना, और जस्ट कुछ दिन पहले वो चर्चा में रहे, उन्होंने जो है पूर्व CM KCR साहब से मुलाकात की, गठबंधन को तकमील तक बिल्कुल अपने फाइनल स्टेज पे पहुंचाया। देखिए, मेरे को पूरा ये थोड़ा मैं संदेह की निगाह से देखूंगा। मेरे को जो इंफॉर्मेशन मिला था, उनको नागर कर्नूल सीट पे और हैदराबाद सीट पे नेगोशिएशन हुआ था, मगर मेरे हिसाब से ही वांटेड टू फाइट ऑन द सिंबल ऑफ BRS। अब उसके हिसाब से वो नागर कर्नूल से खड़े होना चाहते थे। अब उनका पॉलिटिकल एम्बिशंस और कोalition एम्बिशंस और उनका BSP एम्बिशंस कहीं ना कहीं क्लैश हुआ है। उन्होंने उनको किसी ना किसी के ऊपर तो ठेकरा फोड़ना था, तो हमारे में फोड़ दिया उन्होंने। आप देखिए, हर कोई बलि का बकरा है, या सही बोल रहे हैं, हर कोई हमारे पे फोड़ता रहता है, बोलते कि बीजेपी की वजह से ये हुआ वो हुआ, मगर ये तो सच बोलो भाई, आपका इंटरनल पॉलिटिकल एम्बिशन जो था वो खड़ा होता है, सच ये तो शायद सलाउद्दीन लोधी साहब सही से बता पाए, क्योंकि सलाउद्दीन लोधी साहब के तो अलायंस में आ गए थे अब तो। जी सलाउद्दीन लोधी साहब, कोई दिक्कत हुई है क्या? नहीं, हमारे से तो कोई दिक्कत दिए, वो हमारे पास आए थे, हमारे पार्टी सुप्रीमो से मिले। हाँ। तो हमारे सुप्रीमो पहले 1 सीट की बात करे थे उनके खुद के लिए, उसके बाद में उन्होंने 3 सीट का बोला, तो उनको एक हैदराबाद पार्लियामेंट की सीट का भी बोले, उन्होंने अग्री हो गए थे। और उन्होंने ये बताया कि यूपी से उनको परमिशन था। अभी एक नया डेवलपमेंट कल आया कि जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दबाव आया, बहन जी ने जो है अलायंस नहीं करना बोला, लिहाजा मैं इस चीज़ से रिज़ाइन कर रहा हूँ बोल के। तो ये तो बेहतर है प्रवीण साहब ही जाने कि उनकी क्या आगे की सोच है, क्या प्लानिंग है, क्या सियासी वाबस्तगी है उनकी। हाँ। अपने खुद के लिए वो खुद बताएंगे, आने वाले हालात उनको बताएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ वो कहीं भी किसी भी पार्टी पे जाओ सुरखुरु होने वाले नहीं है। BRS वेलकम करने वाली है उनका, अगर वो आएंगे तो क्या BRS अब चुनाव लड़वाएंगे? देखो साहब, आप पे भी बीजेपी का प्रेशर है, बता दीजिए अगर श्रीनिवास साहब ने कोई प्रेशर डाला है तो यहीं पे हम इसको चर्चा कर लेते हैं। नहीं सुनिए साहब जी, मैं प्रवीण कुमार को कि जो लीडर की उनकी जो टैलेंट है उनके पास, मैं समझता हूँ मैं उनसे अच्छा लीडर हूँ। अच्छा, तो ऐसे लीडर को हम BRS के अंदर कोई वेलकम करने का या उनको गेट आउट करने का क्या हमारा है? और ये सियासी मेला चल रहा है अभी सारे हिंदुस्तान में। ये सियासी मेले में कोई भी आया तो दरवाजे खुले, अरे जो दरवाजे बंद हो गए इसके लिए बोलने वाले भी दरवाजे खोल दिए, वो लोग आ गए। ये तो सियासी मैदान है, ठीक है, सियासी मेले में कोई भी आओ वेलकम करेंगे उसको। ठीक है, इरफान कादरी साहब आप कैसे देखते हैं एक लीडर? समझना इस देखिए, व्यक्तिगत तौर पर तो प्रवीण जी जो है बहुत बड़ी शख्सियत है, उन्होंने IPS है, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया उन्होंने, हुकूमत के खिलाफ उन्होंने जो है रिटायरमेंट लिया था। तो मैं समझता हूँ कि वो BRS पार्टी से जो भी उनका अलायंस हो रहा था वो बाहिसियत एक तेलंगाना के चीफ होने के नाते BSP का दबाव था, उन्होंने गया। बाद में उनका जो स्टेटमेंट आया था उससे तो मैं कंफ्यूज हूँ उन्होंने क्या कह रहे हैं। लेकिन अगर वो किसी भी हमारे पास आना चाहते हैं, व्यक्तिगत तौर पे तो बहुत अच्छी शख्सियत है, आते हैं तो हमारा वेलकम है। लेकिन टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा वो हमारा हाई कमांड का फैसला रहेगा। ठीक है, अगर वो आना चाहते हैं। हाँ। अगर अदरवाइज नहीं आना चाहते तो उनकी अपनी मर्जी है, उनका अपना तरीका है, डेमोक्रेसी है, उनकी अपनी मर्जी है, जैसे भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर शख्सियत बहुत अच्छी शख्सियत है। ठीक है, मैं एक आखिरी सवाल लेके आप तीनों से ही फिर इसको प्रोग्राम को खत्म करेंगे। लेकिन सवाल इसलिए ज़रूरी हो गया है कि क्या वाकई अब इलेक्टोरल बॉन्ड जो है श्रीनिवास साहब वो एक मुद्दा बनने वाला है? हम बात कर रहे थे कि ED कार्रवाई की, हमने देखा है इस बात का अक्सर वो देखा गया कि ED ने कार्रवाई करती है। ED की कार्रवाई के चंद महीनों के बाद जो है बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से बड़ा चंदा मिला, और ऐसी कंपनियों ने दिया जिनका मुनाफा ही 150 करोड़ है, वो 500 करोड़ रुपए का चंदा दे रहे हैं। सवाल उठना तो लाजमी है ना श्रीनिवास साहब? मोनिस साहब, मेरा इस पे एक ही स्टेटमेंट रहेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है, बॉन्ड का नंबर डिक्लेयर करो जी।
उसके लिए वेट करते हैं और जिस चीज को गया है वो एकदम पता लगेगा। अभी स्पेकुलेशन करना, अभी लोग मैच द फॉलोइंग मैच द कॉलम कर रहे हैं बैठ के खुद का, जो अच्छा लगा इधर कर दिया, जो बुरा लगा इधर कर दिया। अब वो स्पेकुलेशन छोड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पे जरा देखते हैं। कल तो वैसे ही स्टेट बैंक निकाल के दे देगा, तब देखते हैं। ठीक है इरफान कादरी, क्या वाकई इलेक्टोरल बॉन्ड इस बार कांग्रेस को जीवित कर पाएगा? क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है कहीं ना कहीं आपके लिए। हालांकि एक बड़ा सवाल अब ये भी उठ गया है, एक कॉन्क्लेव में शायद श्रीनिवास साहब ने वो बयान सुना हुआ अमित शाह जी का, वो कह रहे थे कि 20,000 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया। 20,000 करोड़ का फिगर था ना श्रीनिवास साहब? करेक्ट। हाँ, 20,000 करोड़ का खरीदा गया। उन्होंने कहा कि हमें मिला 6,000 करोड़, फिर ये 14,000 करोड़ कहाँ गया? लेकिन जो सही फिगर था वो शायद 12,000 करोड़ के करीब था। लेकिन अगर इन दोनों फिगर में डिफरेंट देखें तो 8,000 करोड़ का डिफरेंट बैठ रहा है जो अमित शाह जी कह रहे हैं और जो इलेक्टोरल बॉन्ड के डाटा सामने आए हैं। क्या वाकई एक कांग्रेस को पुनर्जीवित कर देगा अगर इस मुद्दे को आपने सही से उठाया तो? नहीं देखिए, जैसे कोर्ट ने भी उसे आई थिंक रोक के रखा है अभी, कल उसका सामने आ जाएगा वो। बस उन्होंने ये कहा है कि इस पे जो है जो नंबर था वो एसबीआई ने जारी नहीं किया है। जी। तो वो आने के बाद देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही बैठे बैठे हम बात करना मुनासिब नहीं है, लेकिन जो भी है वो कोर्ट का जो फैसला होगा उसके बाद ही हम देख के बात करेंगे क्या होगा। ठीक है चंदा, तो आपको भी खूब मिला है हमारे सलाउद्दीन लोधी साहब। सलाउद्दीन लोधी साहब को बहुत मिला नहीं, आप भी कम नहीं है। हिंदुस्तान हर पॉलिटिकल पार्टी चंदे के ऊपर ही चलती है। ठीक है, लेकिन इस बार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का ये हुकूमत आने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी की, इस बार ये जो चंदे का जो मामला आया, सुप्रीम कोर्ट पहली बार इसको इसके लिए संजीदगी से गौर करते हुए इलेक्शन कमीशन को, एसबीआई को रिपोर्ट दो बोला। अब वो रिपोर्ट जो आ गई है, अब वो पूरी तरह शायद कल पूरी सामने आ जाएगी सबके। और मैं यहाँ पर अमित शाह जी के बयान पे मैं उनको ये बात कहना चाहता हूँ, अमित शाह जी को, कि उन्होंने 6,000 करोड़ का जो बताया है, ये उनकी ये जो सोशल मीडिया ग्रुप है, ये कांग्रेस का काउंटर करने के लिए उन्होंने ये फिगर डाला है। कांग्रेस ने बताया था कि हमारा हर एमपी उसमें फंड दिया, इतने एमपीज है वो लोग इतने फंड दिए। तो इन लोगों ने जो है ना उसको स्टेट वाइड डिवाइड करके वो फंड को बता के ये गलत फिगर सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उछाला गया। ये कल जब आ जाएगा सामने के सामने, तो जब सब चीज मालूम हो जाएंगी। देखिए श्रीनिवास साहब, चोरी करना बुरी बात नहीं है, चोरी करके पकड़े जाना बुरी बात है। ये तो पॉलिटिकल टर्म में आप बात कर रहे हैं। अभी मैं इस पे काउंटर देता हूँ। अभी बैठ के स्टूडियो में बैठ के स्पेकुलेशन करना कोई मतलब नहीं है। कल आ जाने दीजिए, फिर कौन चोरी किया, कितना में चोरी किया, कितने डैम डूबे, कितने कैंसरों का भूत बाहर निकला, वो सीबीआई इंक्वायरी होता है। आज ये टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर अडानी के ऊपर अमेरिका के अंदर इंक्वायरी चल रही है, वहां पर भी उसने ब्राइब देकर जो है ना हुकूमत को करा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़ लीजिए आप, हिंदी में, नव भारत टाइम्स, आप देख लो। ठीक है, अडानी की बात यहाँ करें। लेकिन मैं श्रीनिवास साहब, इस मामले पे हम चर्चा जरूर करेंगे, छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है इलेक्शन से पहले, इस पे हम जरूर चर्चा करेंगे। ठीक है, आपने अभी के लिए इसको टाल दिया है कि ठीक है मंडे में वो आने दीजिए, इसका आने देते हैं, फिर हम इस पे जरूर चर्चा करेंगे। एक बार फिर से मैं लोकसभा चुनाव को लेकर बस आप लोगों की लिस्ट के बारे में सवाल कर लेता हूं, फिर उसके बाद हम इसको खत्म करेंगे। इरफान कादरी साहब, कब तक हम उम्मीद कर लें कि आपके सारे कैंडिडेट यहां से क्लियर हो जाएंगे? क्या वाकई, और कितने आप सीटों का अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार आप जीतने वाले हैं? देखिए, अनुमान नहीं, इंशाल्लाह हम तो जीत की बात कर रहे हैं, क्योंकि 40 पॉलिटिकल पार्टीज का एकजुट होकर इंडिया अलायंस है जी। और इंडिया अलायंस के अलावा आज जनता भी जान चुकी है कि मुद्दे जो है नफरत के ऊपर ना हो, डेवलपमेंट के ऊपर हो। तो डेवलपमेंट के ऊपर आने के लिए रेडी है। लेकिन अगर बीच में जो बड़ी दीवार है वो ईवीएम, अगर ईमानदारी से अगर काम हो तो इस देश का जो है चुनाव भी ईमानदारी से होगा, और इस देश में जो है ना हुकूमत भी ईमानदारी से आएगी, चाहे किसी की भी हो। मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहूँगा। लेकिन अब अगर आप देखेंगे कितने सीट आएंगे, तो ये सीट का जो दावा जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, 400 सीट आएंगे एनडीए को, और 375 सीट जो है उन्हीं की पार्टी को आएंगे।
तो ये तो फिर आपका ईवीएम के साथ कुछ ना कुछ है, जैसे कि एनडीए जैसा है, अलायंस बोल सकता हूँ मैं कि ईवीएम के साथ आपका अलायंस हो तो आप इसलिए आंकड़े दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको जो है ना इसका आंकड़े नहीं दूंगा, लेकिन आपको ये कहूँगा कि 2024 का इस इलेक्शन लोकसभा का इंडिया जीतेगा, और इंडिया जीतने के बाद अपनी सरकार ईमानदारी से काफ़ी अच्छी तरीके से चलाएगा। लोधी साहब, देखिए तेलंगाना के अंदर सबसे ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीआरएस पार्टी के जीतेंगे, ये मैं आपको तयकीन दे रहा हूं। आने वाले वक्त के अंदर जितेंद्र जी आप ये चीज देख लेंगे। आज ही जो है छेवेड़ला के एमपी साहब हमारे पास ज्वाइन करें, हमारे लिए हम अपने आप को मुबारकबाद देते हैं। नागेंद्र जी घर वापसी करें, हम अपने आप को मुबारकबाद देते हैं। और काफी एमएलए और बीआरएस पार्टी के आ रहे हैं, तो हम अपने आप को वेलकम करते हैं। और तेलंगाना में काफी अच्छी तादाद में लोकसभा की सीट कांग्रेस पार्टी जीती। चलो हैदराबाद से कौन पार्लियामेंट का आ रहा मेंबर आपके पास से कैंडिडेट? 2-3 दिन ठहरिए, देख लीजिए, बता देंगे। नहीं बताओ ना आप, 2-3 दिन ठहरिए, रंजीत रेड्डी का बता रहे, नागेंद्र का बता रहे, वहां से बताओ कौन मुस्लिम कैंडिडेट दे रहे हैं। ठीक है, हम करेंगे, जरूर चर्चा करेंगे। लिस्ट आने के बाद में लोधी साहब एक बार फिर से बैठेंगे। श्रीनिवास साहब, आपसे भी वही सवाल है। लिस्ट जल्दी आने वाला है, तीसरा फाइनल लिस्ट। और मैंने हर बार मैं जो बोलता हूँ अभी भी मैं उसी पे कायम हूँ, 5 से 10 के बीच में हमारा नंबर जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बेबाक मुंसिफ देख रहे थे आप, और बेबाक मुंसिफ में हमने सेट पर चर्चा करने की कोशिश की कि तेलंगाना का क्या माहौल है, जो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का फेजेस में अनाउंस किया है उसको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या सोचती हैं। उसके अलावा कई और डेवलपमेंट पे हमने बात की है तेलंगाना के। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया, सलाउद्दीन लोधी साहब, इरफान कादरी साहब और श्रीनिवास साहब, आप सबका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अपने मेज़बान मोनिस अनवर को दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।